हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई सुनने में आया है कि मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है। मेंस के रिज़ल्ट का इंतज़ार तो होगा। तो खैर, रिज़ल्ट जब भी आए हम अपनी तैयारी पूरी रखते हैं ताकि अगर इंटरव्यू में कोई जाए तो आपके करंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाए। तो आज हम देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। छत्तीसगढ़ का भी एक ही दो क्वेश्चन हो रहा है, तो उसका हम जब लाएंगे तो साथ में 2-3 दिन का मर्ज करके ले आएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या देखते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का, ठीक। अगर हम हाँ आज की बात करें, पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि अक्टूबर 2025 तक, कहाँ तक की अक्टूबर की बात कर रहा है, 2025 तक जो आसियान समूह है, आसियान देशों का जो समूह बनाया गया है वो कुल कितने सदस्य देश हैं, ठीक है। आसियान जो समूह है उसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 11, ठीक है। और पहले 10 थे और उसमें एक नया सदस्य जुड़ा है, तो अब कितनी संख्या हो गई है, 11। और 11वां सदस्य देश कौन सा है, तो सदस्य देश है तिमोर लिस्ते। कौन सा, तिमोर लिस्ते, ठीक है। अब अगर हम आसियान की बात करें, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो जो हमारा पेपर 7 है उसका पार्ट 2 का ये हिस्सा है, किसका, पेपर 7 पार्ट 2 का हिस्सा है। और अगर हम आसियान के फुल फॉर्म की बात करें, आसियान का फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। चलिए इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आगे बात करते हैं। बता चुकी आपको कि कुल सदस्य देश कितने हैं, 11। नया सदस्य कौन है, तो तिमोर लिस्ते। स्थापना कब हुआ था आसियान का, तो कब हुआ था, 8 अगस्त 1967। कब, 1967, 8 अगस्त 1967 में किसका स्थापना हुआ था, तो आसियान का, ठीक है, आसियान का स्थापना हुआ था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है आपके इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का जो शहर है जकार्ता, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। और अगर इसके 11 जो ये सदस्य देश हैं उनका नाम हम याद करने की कोशिश करें कि हम नाम उसका कैसे याद करें, तो आप सिंपल सा याद रखिएगा। अभी कौन नया जुड़ा है, अगर एक बात करें तो हमारा तिमोर लिस्ते जुड़ा है। कौन सा, तिमोर लिस्ते। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी जो इसका 47वां, क्या 47वां, ये जो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ आयोजन किया गया है, आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन तो मलेशिया में है, मलेशिया में कुआलालंपुर में, ठीक है, मलेशिया में हुआ है। तो इसका दूसरा देश कौन सा हो जाएगा, मलेशिया में। इसके बाद अगर 48वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो वो कहाँ होगा, फिलीपींस। तो ये 3 नाम हो गए। पहला कौन सा, तिमोर लिस्ते, दूसरा मलेशिया, तीसरा आपका हो जाएगा फिलीपींस, ठीक। तो ये 3 नाम तो हमको वैसे भी ना याद हो गए, 3 सदस्य देश। चौथे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हमने कहाँ देखा, इंडोनेशिया में देखा। तो चौथा देश कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया, ठीक, ये इंडोनेशिया हो गया। अब 5वें की बात करें तो हम बात कर लेते हैं हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, ठीक, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। इसके बाद हमारा जो व्यापारिक पार्टनर है एक सिंगापुर। इसके बाद है आपका लाओस आएगा, वियतनाम, ब्रुनई और कंबोडिया। कौन, कंबोडिया। तो कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पूरे 11 हो गए आपके 11 सदस्य देशों के नाम यहाँ। तो अगर इसका सिंपल सा करें तो अभी कितना, आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं, 11। नया कौन सा है, तो तिमोर लिस्ते, ठीक है। और इसके नाम हम यहाँ पे देख लिए तो याद करने का सिंपल सा है कि नया देश कौन सा जुड़ा है, तिमोर लिस्ते। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। अभी वाला जो शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है, तो मलेशिया में हुआ है। नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, तो फिलीपींस में होने वाला है। इसके बाद हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, थाईलैंड, वो इसके हिस्से हो जाते हैं। फिर हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक समाज साझेदारी किसके साथ हमारा होता है, तो सिंगापुर के साथ। तो इतने नाम तो आपको इजीली याद हो गए। फिर ये 4 बच्चे तो कौन कौन से हैं, लाओस, वियतनाम, ब्रुनई और कंबोडिया। तो ठीक, ये सदस्य देशों के नाम हो गए। इसके बाद हम बात करें, इसमें कहीं पे हमने इंडिया का तो नाम नहीं देखा। और आप अभी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वर्चुअली ये शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें तो सदस्य देशों में इंडिया का नाम कहीं नहीं है। तो क्या इंडिया इसका सदस्य देश है, तो नहीं, इंडिया आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो क्या है, तो वो एक डायलॉग पार्टनर है। क्या है, डायलॉग पार्टनर है। इंडिया जो आसियान समूह है उसका डायलॉग पार्टनर है। और अगर हम बात करें कि हम आसियान के साथ क्यों जुड़े हैं या किस लिए जुड़े हैं या किस नीति के तहत जुड़े हैं, तो आप ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी करके आप सुनोगे, ये उसी का पार्ट है, पेपर 7 का पार्ट है, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी करके है, पूर्व की ओर देखो करके ये नीति है, उसके तहत
इंडिया जो है आसियान से जुड़ा हुआ है और जिसका सिंपल सा उद्देश्य है कि जो हमारा बहुआमी एक मल्टी डायमेंशनल हमारी नीति है कि उसके तहत हम इनके साथ व्यापार करें, साझेदारी करें और जो इसके सदस्य देश हैं उनके साथ हम अपने मजबूत रिश्ते मजबूत रिश्ते बनाएं। ठीक है, तो ये इसका हमारा हो गया कि इंडिया इसका सदस्य देश नहीं है, इंडिया क्या है, डायलॉग पार्टनर है। और किसके तहत जुड़ा है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत जुड़ा हुआ है। और रीज़न क्या है, तो रीज़न व्यापारिक साझेदार बनना, फिर हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुआयामी उद्देश्य हैं और इतने सदस्य देशों के साथ संबंध स्थापित करना। ठीक, तो ये हो गया आसियान के बारे में मोटी मोटा। और अभी कितने सदस्य देश हैं, तो 11। इसके बाद पूछते हैं कि 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, मलेशिया में, मलेशिया के कुआलालंपुर में। और नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, तो फिलीपींस में होने वाला है। होप सो आसियान क्लियर होगा। ठीक, तो ये हो गए हमारे पहले क्वेश्चन की बात। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा खोजा गया क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉइड जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो नासा ने क्या किया है, एक एस्ट्रॉइड की खोज की गई है। ठीक है, और उसका नाम पूछा गया, और कौन सा नाम पूछा गया, वैज्ञानिक नाम। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2025 PN7। क्या है, 2025 PN7। और इसका दूसरे नाम की भी बात करें, ये तो वैज्ञानिक नाम की बात होगी, इसके अलावा इसे क्वासी मून भी बोला जा रहा है, इसका दूसरा नाम। इसके अलावा इसको पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा। ठीक, तो अगर हम बात करें कि इसको यहाँ पे मूल लिख दिया मैंने, मून, क्वासी मून, और ये दूसरा चंद्रमा है, ये क्यों बोला जा रहा है वो देखते हैं। और दूसरा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो 2025 PN7। ठीक, अब आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने देख लिया कि भाई इसको दूसरा चंद्रमा या क्वासी मून कहा जा रहा है। ठीक है, क्वासी मून कहा जा रहा है, किसने खोजा है, नासा ने खोजा है। अब ये जो है इसका क्या है, तो आप जानते हो कि ये सूर्य है, पृथ्वी मान लो सूर्य की ये परिक्रमा कर रही है। ठीक है, परिक्रमा कर रही है, तो इसका ये एक कक्षा है। इसी कक्षा की तरह ये जो क्वासी मून है ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। और ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी के साथ साथ चल रहा है, पृथ्वी के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, बट और ये कब से ऐसा दिख रहा है, तो 1960 से। क्या बोला गया है कि नासा के अनुसार ये लगभग 60 वर्ष 1960 के दशक से पृथ्वी के साथ बना हुआ है। और ऐसा कब तक बना रहेगा, तो 2083 तक ऐसा बना रहेगा। ठीक है, अब ये क्वासी मून बोलने का क्या रीज़न है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये जैसे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, बट पृथ्वी का चक्कर नहीं काट रहा है, ये सूर्य का चक्कर काट रहा है, इसलिए इसको क्वासी मून कहते हैं। ठीक, और पृथ्वी के साथ साथ चल रहा है, उसकी गति को मतलब कि मैनेज कर रहा है, गति के समान चल रहा है, मतलब कि क्या बोलना चाहिए कि गति के साथ तालमेल बिठा रहा है। क्या, तालमेल बिठा रहा है, इसलिए इसको पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा का संज्ञा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चंद्रमा के बारे में। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला 26वां देश, विश्व का 26वां देश कौन सा बना है, ट्रैकोमा सॉरी, ट्रैकोमा क्या होता है, यह हमारे आंखों में होने वाला एक संक्रमण है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिजी। क्या होगा, ऑप्शन डी, फिजी। और अगर हम ट्रैकोमा की बात करें तो ट्रैकोमा किससे होती है, कौन से या बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है, किससे होता है, तो ये बैक्टीरिया जनित रोग है, इन्फेक्शियस है। और कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो क्लेमेडिया ट्रैकोमोएटिस नामक जो बैक्टीरिया है उसके वजह से ये होता है। और ये एसटीडी भी काउज करता है। क्या, एसटीडी, आप जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ते होगे, तो ये एसटीडी को भी करने वाला उसका रीजन भी यही बैक्टीरिया, क्या, क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस नाम से। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना। ट्रैकोमा डिसीज के बारे में बात करें तो ये आंखों में होता है, किस में होता है, आंखों में होता है। आंख, और ये आंखों में कैसे होगा, गंदगी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप अपने हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, धूल मिट्टी के कण पड़ते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होता है। ये दुनिया में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है। तो दुनिया में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण क्या है, ट्रैकोमा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम WHO की बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है। ठीक है, हम पढ़ते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो दुनिया भर के जितने लोग हैं उनका उच्चतम स्वास्थ्य रहे उसका सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को देखना, ये किसका काम होता है, WHO का, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी में बता चुकी। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ है, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 में। ये भी हमारा पेपर 7 का पार्ट 2 का हिस्सा है, WHO के बारे में पूछता है। तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, कब हुआ है स्थापना, 7 अप्रैल 1948 में। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये आगे नहीं लिख रही हूँ मैं, स्विट्जरलैंड में है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं। ट्रैकोमा की बात करें तो ट्रैकोमा से मुक्त कौन सा देश है,
तो फिजी है, कितने नंबर का है, 26वें नंबर का है। कौन से बैक्टीरिया के कारण ये रोग होता है, तो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ग्लास ब्रिज के बारे में बात की जा रही है, और वो ऊपर से कौन किसकी, भारत के पहले ग्लास ब्रिज की, पहले केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज के बारे में बात की जा रही है, का क्या नाम है। तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बजरंग सेतु। अब ये बजरंग सेतु जो है वो कहाँ बनाया गया है, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया गया। उत्तराखंड का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये बजरंग सेतु का निर्माण किया गया है। और किसको रिप्लेस करके ये बनाया गया है, लक्ष्मण झूला, जो लक्ष्मण झूला था उसी को रिप्लेस करके उसी की जगह पे ये बजरंग सेतु बनाया गया है, ठीक है। इस सेतु के बारे में हम और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो बता चुकी, केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज का नाम क्या है, तो बजरंग सेतु है। इस ब्रिज को ऋषिकेश उत्तराखंड में बनाया गया है, ठीक है। ये लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करके बनाया जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मण झूला बहुत पुराना हो चुका है, वो ब्रिटिश कालीन था, तो इसलिए नया बनाया गया है। और ये ब्रिज जो है वो तपोवन से जोग विलेज को ये कनेक्ट करेगी, तपोवन और जोग विलेज को आपस में जोड़ेगी, ठीक है। ये हो चुका। और ये ब्रिज कहाँ बनाया गया है, तो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेन के ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गैर नाटो दोस्त की बात की गई है। जो ये अभ्यास है, युद्धाभ्यास है ओशियन स्काई 2025, जिसका आयोजन कहाँ किया है, स्पेन में। हमेशा स्पेन ही इसको ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है। तो इसमें पहली बार कोई गैर नाटो सदस्य इसका हिस्सा बना है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो वो गैर नाटो देश जो है वो कौन है, तो वो कौन है, ऑप्शन ए, इंडिया। इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन है, इंडिया, ठीक है। अब ये हम इसके बारे में हमको इतना ही जानने की इंपॉर्टेंट है, तो हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते। ज़्यादा से ज़्यादा हम आप ये बता सकते हो कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो स्पेन में, और स्पेन ही हमेशा इसका आयोजन करता है, ठीक। अब बात करते हैं हमारे छठवें क्वेश्चन की। भारत की संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस मिशन के तहत पांडुलिपियों की, ठीक है, पांडुलिपियों की संरक्षण, रख रखाव और डिजिटलीकरण किया जाएगा, ठीक है। कौन से मिशन के तहत, यहाँ पे मिशन का नाम दिया गया है कि किस मिशन के तहत जो हमारी भारत की जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा, उनका डिजिटलीकरण कैसे किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे मिशन का नाम, ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान भारतम मिशन। क्या है, ज्ञान भारतम मिशन। अब अगर इस मिशन के बारे में हम थोड़ा बहुत और चीज़ें देखें तो क्या है, तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। संस्कृति मंत्रालय का एक फ्लैगशिप पहल है, ठीक है। मिशन की घोषणा की बात करें तो ये हमारे इस वर्ष के, जो हमारे इस वर्ष चल रहा है उसमें केंद्रीय बजट में की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तो ये पांडुलिपियों का वो देगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा कि कौन कौन सी पांडुलिपियां हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन सी नहीं है, क्या है। तो उसका पहले तो ये देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उनका दस्तावेजीकरण किया, पहचान करके फिर उसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा, फिर उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, संरक्षण करने के बाद उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि लोगों को पता चले, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। अब अगर बात करिए प्रचार प्रसार में, बात कर चुकी, इसके प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया जाएगा, तो NDR मतलब कि राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम लागू किया जाएगा, और एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म रहेगा, तो जिसमें भारत की पांडुलिपियों को साझा करने हेतु एक समर्पित डिजिटल मंच होगा, ठीक है। ये अब बात करें इसका नोडल मंत्रालय, तो नोडल मंत्रालय बता चुकी ऑलरेडी कौन है, संस्कृति मंत्रालय। तो ये हो गया। कौन सा मिशन है हमारा, तो ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन। ये हमारे आर्ट कल्चर से रिलेटेड हो जाता है, आर्ट और कल्चर का पार्ट है। फिर सातवां क्वेश्चन है, IUCN द्वारा भारत के कौन से क्षेत्र को एशिया के प्राकृतिक विश्व धरोहर की सूची में सिग्निफिकेंट कंसर्न, यहाँ पे गलत लिखा है, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, कंसर्न की महत्वपूर्ण चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया। सिंपल सा अगर क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करूं तो एशिया में जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं जो कि प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है एशिया में उपस्थित, उनमें से ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जिनको IUCN द्वारा इसका क्या है होता है, IUCN का फुल फॉर्म मैं बताती हूँ आगे। IUCN द्वारा महत्वपूर्ण चिंता यानी सिग्निफिकेंट कंसर्न के रूप में उनको लिस्टेड किया गया है। तो वो भारत एशिया के कौन कौन से क्षेत्र हैं या भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब आप देखोगे कि ये पश्चिमी घाट मानस राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट
आपको पता है वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, मानस असम में है, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में है। और ये तीनों कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के लिए या ग्लोबल लेवल पे भी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे बायोडाइवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा, चाहे वो वनस्पति को लेके हो चाहे जीव जंतु को लेके हो, कहाँ प्रेजेंट है, इन तीनों जगह पे प्रेजेंट है। तो अगर ये सुरक्षित नहीं है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है। तो उसी को यहाँ पे महत्वपूर्ण चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है या लिस्टेड किया गया, किसके द्वारा, IUCN के द्वारा। और अगर IUCN की बात करें तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो काम ही क्या करता है, प्रकृति का संरक्षण करना, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सुरक्षित रखना, ये सब उसका काम है। फिर उसका सस्टेनेबल डेवलप किया जा सकते हैं, ये सब देखना किसका काम है, IUCN का काम है। ठीक, तो ये हो गया IUCN के बारे में। और अगर IUCN की हम देखें कि इसका स्थापना कब किया गया था, तो IUCN का स्थापना कब किया गया था, तो 5 अक्टूबर 1948 को किया गया था। कब, 5 अक्टूबर 1948 को किया गया था। और इसका अगर हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर कहाँ है, गैलेंड के स्विट्जरलैंड, गैलेंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये हो गया IUCN के बारे में बात। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, पहले तो IUCN के बारे में हमने देखा कि IUCN की स्थापना कब की गई था, तो 5 अक्टूबर 1948 में। कहाँ है उसका हेडक्वार्टर, गैलेंड स्विट्जरलैंड में। उसका कार्य हमने देख लिया, प्रकृति का संरक्षण करना, जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी है, उसकी सुरक्षा करना। ठीक, अब अगर हम बात करें कि उसने भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको मोस्ट कंसर्न या सिग्निफिकेंट कंसर्न के सूची में लिस्टेड किया है, वो कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट, मानस राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर बात करें कि ये जो IUCN ने ये जो वर्गीकरण किया है, जो लिस्टेड किया है, वो कौन से रिपोर्ट के तहत किया गया है, तो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट के अनुसार। अगर रिपोर्ट की बात करें तो कौन सा रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट में किया गया है। अब रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो ये जो दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशिया में आवास और प्रजातियों का हानि 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं। ठीक है, जितने भी ये हमारे बायोडाइवर्सिटी हैं, जीव जंतु हैं या वनस्पतियां हैं, तो उनका अगर हानि हो रहा है, अगर उनका वो खत्म हो रहे हैं, तो उसके खत्म होने का कारण क्या है, तो ये 4 कारण, यहाँ पे 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं। तो 4 प्रमुख कारण में क्या क्या है, पहला कारण है हमारा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। आप जान रहे होंगे कि लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, बेमौसम बारिश हो रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज। फिर पर्यटन गतिविधियाँ, कहीं ना कहीं टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, आप उत्तराखंड में बाढ़ देख रहे हो, भूस्खलन देख रहे हो, वो सब क्यों हो रही है, क्योंकि पर्यटन गतिविधियों की वजह से। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे इसमें शामिल है। इसके अलावा आक्रामक विदेशी प्रजातियां, मतलब कि आप देखोगे कि एक टाइम पे यूकेलिप्टस का पेड़ इंडिया में नहीं होता था, उसको कहीं बाहर देश से लाया गया, फिर यूकेलिप्टस लगाया गया। तो जो स्थानिक प्रजातियां होती है, जो हमारी इंडिजिनस प्लांट होती है, वो उसको सफाया कर देती है, वो ग्रोथ की चांसेस नहीं देती, वही पूरे न्यूट्रिएंट्स ले लेती है और वही ग्रो करती है, अपने आसपास किसी और पेड़ को पनपने नहीं देती हैं। तो ये विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो जाता है, तो उससे क्या होता है, इंडिजिनस जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो विलुप्ति के कगार पे हैं। ठीक है, इसके बाद ये चौथा पॉइंट जोड़ा गया है, सड़कें। ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये जो सड़कें हैं ये कैसे पार्टिसिपेट करती हैं इन सारी चीज़ों में। तो आप देख रहे होंगे कि हाल ही में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, या फिर जिला मार्ग होता है, तो कहीं ना कहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मग्न हैं या फिर बढ़ा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होती है, हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। तो ये चौथा कारण भी अब हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये है। अब दक्षिण एशिया के संरक्षित क्षेत्र तेजी से क्षीण हो रहे हैं, जिसका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। आप रोड बनाओगे तो कहीं ना कहीं उस जगह पे जो जंगली जानवर रह रहे हैं, तो उनका आवास तो नष्ट होगा ही। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2020 तक की, तो 2014 से 20 तक में देखेंगे कि जो भी हमारे स्थल है वो कितना % सुरक्षित थे, तो 63% सुरक्षित थे। ठीक है, अब कितना हो गया, 2025 के आंकड़े के अनुसार देखें तो 57% हो गया। तो जो हमारे स्थल, चाहिए राष्ट्रीय उद्यान हो, बढ़ने की बात करें या फिर अलग अलग जो जैव विविधता से रिलेटेड महत्वपूर्ण स्थान है, तो उनकी सुरक्षा की बात करें तो कितना % वो सुरक्षित थे, 63%। लेकिन अब उनका सुरक्षा घट के कितना % हो गया है, 57%। ठीक, ये हो गया। अन्य खतरे कौन कौन है जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं विनाश में, तो वनाग्नि हो गया, शिकार हो गया, अवशिष्ट निपटान हो गया, अतिक्रमण और अवैध लकड़ी की कटाई। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नहीं, आज का ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, अगले दिन के करंट अफेयर्स में। होपफुली तब तक आपके छत्तीसगढ़ के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।